नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास में एक और नया कॉन्सेप्ट है। बेसिकली कॉन्सेप्ट तो क्या कि एग्जाम में कई बार सेपरेट क्वेश्चन पूछा गया है, उसी पर मैं आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं। पूछा गया कि मौर्य काल के बाद में या मौर्योत्तर काल में, है ना, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट है। मौर्य काल के बाद या मौर्योत्तर काल में भारत की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, वर्णन कीजिए। तो उसी पर आधारित आज का ये कॉन्सेप्ट होने जा रहा है बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत प्राचीन इतिहास, दैट मींस एशियंट हिस्ट्री में। क्लियर है। लेक्चर नंबर 30 आज होने जा रहा है। इससे पहले 29 लेक्चर हो चुके हैं। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिकों को वन बाय वन करके देख सकते हो, टॉपिक वाइज टॉपिक देख सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा बीए के ऑलमोस्ट जितने भी सब्जेक्ट हैं मेरे द्वारा जितने भी पढ़ाए गए हैं सब प्लेलिस्ट में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए गए हैं। चाहे तो आप जाकर के पढ़ सकते हैं प्लेलिस्ट में, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा नोट्स भी हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और साथ में ही प्रज्ञान हिंदी नाम का एक नया यूट्यूब चैनल मेरे द्वारा शुरू किया गया है, जहां पर मैं आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा हूं। और वहां पर अभी भी करंट अफेयर की क्लासेस चालू हुई हैं, तो उसे आप जरूर फॉलो करें। एक बार प्रज्ञान हिंदी पर जाकर के देखिए, वहां डेमो के रूप में मैंने बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है। आप देखेंगे किस लेवल पे मैं वहां पढ़ा रहा हूं। वहां पर ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं सारे सब्जेक्ट होने वाले हैं, सब सब्जेक्ट पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हाँ, ये सब प्रज्ञान पर जितना भी कॉन्सेप्ट है, अभी जितनी भी सामग्री मिलने वाली सब कुछ आपको अभी फिलहाल फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी। क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो आज का जो सेशन होने जा रहा है ये आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है आज, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर बात करने वाले हैं हम मौर्योत्तर काल में ना। मौर्योत्तर काल क्लियर है, मतलब मौर्य काल के बाद में। तो फिर किसका, शुंग और सातवाहन काल में, है ना, विशेष परिवर्तन हुए थे भारत की सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक परिस्थितियों में, उस पर चर्चा करेंगे। मतलब कल से जो है हमारी ये थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर हो अभी तक का। तो चलिए टेबल ऑफ कंटेंट पे जरा मूव करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट में क्या क्या पढ़ना है। आज के सेशन में जो हमको चर्चा करनी है ज्यादा कुछ हेवी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में बताया ना, ये एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक प्रश्न है, एक क्वेश्चन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि मौर्य काल के बाद में या मौर्योत्तर काल में जो है भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें पहले तो व्याख्या के रूप में जो है कुछ पक्ष को समझने वाले हैं कि एक्चुअल में हम इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि मौर्योत्तर काल के बाद की स्थिति को पढ़ना पड़ रहा है, ये हम व्याख्या या परिचय में देख लेंगे। उसके बाद में भारत की उस समय की सामाजिक स्थिति पर चर्चा करेंगे और फिर आर्थिक स्थिति पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न की बात की तो जैसा प्रश्न देख लीजिए कि मौर्य काल के बाद भारत की सामाजिक व आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। एकदम सिंपल वे में प्रश्न है, कुछ डिफिकल्ट जैसा नहीं है, उलझन वाला नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक है। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार देखा गया है, इसलिए मैं एक मात्र इस प्रश्न के आधार पर ही एक पूरा टॉपिक लेकर के आ चुका हूं। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा लेंदी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट चलेंगे ताकि पूरी स्टोरी आप लोगों को समझ भी आ जाए और कोई कंफ्यूजन ना रहे और ज्यादा समय भी क्लास में ना जाए, जल्दी से जो है क्लास कंप्लीट हो जाए। दोस्तों दरअसल भारतीय संस्कृति के अगर विकास की बात करें तो भारतीय संस्कृति का विकास तो दरअसल मौर्य काल में बहुत अच्छा खासा हो चुका था, भारतीय संस्कृति का विकास। और मौर्य काल में भी विशेष रूप से जब अशोक सम्राट का समय था या शासनकाल था, उस समय भी भारत की संस्कृति का विकास जो है ना अपने चरम पर था। लेकिन वहां पर एक पक्ष का अधिक विकास हो रहा था। एक पक्ष बोले तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक विकास होने से उस समय भारतीय संस्कृति विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। तो भारतीय संस्कृति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक तो प्रभावित हुई थी अशोक सम्राट की धार्मिक नीति के कारण भारत की संस्कृति, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म को ज्यादा आगे बढ़ाया, ठीक है। और लेकिन जब अशोक सम्राट के बाद में जब शुंग शासनकाल आया या सातवाहन शासनकाल आया, तो उस समय शुंग शासकों ने या सातवाहन के शासकों ने बौद्ध धर्म को जो है बढ़ावा न देते हुए फिर से उन्होंने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा देना प्रारंभ करा। तो क्या हुआ, सांस्कृतिक परिस्थितियों में फिर से अचानक से बदलाव आना प्रारंभ हुआ। इसीलिए कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि भारतीय संस्कृति के विकास की दृष्टि से शुंग एवं सातवाहन काल का विशिष्ट महत्व माना जाता है, क्योंकि मौर्य काल में अशोक की धार्मिक नीति ने भारतीय संस्कृति को व्यापक रूप से प्रभावित किया था। और एक तरह से कह सकते हैं कि उस समय की जो भी संस्कृति भारतीय संस्कृति थी, बौद्ध धर्म से प्रभावित जो भारतीय संस्कृति थी वो अपने चरम पर थी। क्लियर है। तो उस समय भी जो है उन्होंने विशेष रूप से प्रभावित किया।
हालांकि हालांकि इतना कॉन्सेप्ट भी जानने के बाद में सच्चाई तो ये सामने आती है कि ठीक है, अशोक सम्राट ने ही सिर्फ भारतीय संस्कृति को प्रभावित नहीं किया था, बल्कि भारतीय संस्कृति तो तब से प्रभावित होने लग गए थे। सोचिए ना, प्रारंभ से ब्राह्मण धर्म चला आ रहा है ना भारत में। लेकिन अचानक से क्या होता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में, इसके आसपास के समय में, कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दो नए नेता आते हैं, है ना। इनको हालांकि दोनों को ही ईश्वर माना जाता है, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी को, ठीक है। तो उस समय जो है ये नेता के रूप में ही उभरे थे, जो अपने धार्मिक विचारों को, अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़े और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना इन्होंने प्रारंभ किया। तो जैसे ही इन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चालू किया, तो बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म, दोनों का प्रचार प्रसार भारत में तीव्र गति से होने लगा। अब जब इसमें तीव्र गति से प्रचार प्रसार इसका होने लगा, तो तीव्र गति इन धर्मों के प्रचार प्रसार को पकड़ने के पीछे एक कारण था। कारण क्या था कि जिस समय मतलब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ भारत में, उससे पहले जो भारत में ब्राह्मण धर्म मतलब हिंदू धर्म जो चला आ रहा था, उस धर्म में कई बुराइयों ने जो है अपनी जगह बना ली थी। कई बुराइयां, जिसमें सबसे बड़ी जो बुराई थी वो महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार, पहली बुराई। दूसरी बुराई थी कि वहां पर जो वर्ण वर्ण धर्म हुआ करता था, वर्ण आश्रम हुआ करते थे, है ना, वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। तो इन्होंने विशेष रूप से जो है उसमें क्रूतियों को प्रवेश दिया अपने धर्म में। वर्ण व्यवस्था में जो सबसे नीची वर्ण कहा जाता था शूद्र, ठीक है, शूद्र में, तो उस समय जो शूद्र हुआ करते थे समाज के, वो सबसे ज्यादा प्रताड़ित होते थे समाज में। अब क्या होता है कि बौद्ध और जैन धर्म की सबसे अच्छी बात क्या थी कि इसमें ऐसे कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। मतलब इन धर्मों में सभी लोग एक समान थे, जबकि हिंदू धर्म में सभी लोग समान उस समय नहीं हुआ करते थे। तो इस कारण से जो शूद्र कैटेगरी के लोग थे, जो प्रताड़ित थे उच्च वर्गों से, वो लोग भाग भाग करके अब बौद्ध धर्म को अपना रहे थे या फिर जैन धर्म को अपना रहे थे। तो इसीलिए यहां पर कहा गया है कि सत्य तो यह है कि महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के समय से ही भारतीय संस्कृति में परिवर्तन होना प्रारंभ हो चुका था। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण था भारत की संस्कृति में परिवर्तन होना, जिसे मत बोले कि तालाब एकदम शांत है और अचानक से इसमें धीरे से किसी ने एक पत्थर डाल दिया, तो पूरे पानी में एक हलचल सी उड़ जाती है छोटे से पत्थर से। तो वही महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने वही छोटे से तालाब में एक छोटे से पत्थर का काम किया था, जिसने पूरे भारतीय संस्कृति को हिलाकर रख दिया था। कब? छठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय में। धार्मिक क्रांति दरअसल इसी को कहा जाता है, जब बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव भारत में होने लगा था, उसी को धार्मिक क्रांति कहा जाता है। क्लियर है? तो उसी समय विशेष धर्म क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए, धार्मिक क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए भारत के अंदर, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा फिर क्या होता है आगे चलकर कि जो बौद्ध धर्म था धीरे धीरे जनता में लोकप्रिय होने लग गया। क्यों होने लगा था? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बौद्ध धर्म में सभी लोग समान थे, वहां वर्ण व्यवस्था की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहां पर कोई ऊंचे लोग नीचे लोग, जिससे कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र, इस प्रकार के नहीं थे, बल्कि वहां पर सभी समान थे। इसलिए जो हिंदू धर्म में जो प्रताड़ित लोग थे, वो अब बौद्ध धर्म को अपना रहे थे या जैन धर्म को अपना रहे थे। क्लियर है? तो ब्राह्मण धर्म से लोग दूर हो रहे थे, किंतु 184 ईसा पूर्व में देखिए फिर परिस्थिति ने पलटी मारी। ये कब तक की कहानी रही? अब जैसे बौद्ध धर्म प्रचलित हुआ, लोकप्रिय हुआ, तो उसके पीछे उस समय के जो सम्राट थे उन लोगों का बढ़ावा देना भी एक बड़ा महत्व था उस समय का। क्योंकि उस समय जो जितने भी मौर्य शासक रहे हैं, सभी ने एक तरफा सभी ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था। लेकिन जब मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ, उसके बाद में जब अन्य शासन आए, जैसे शुंग वंश आया, मौर्य साम्राज्य के बाद जब शुंग वंश आया, तो शुंग वंश के शासकों ने क्या किया? बौद्ध धर्म को बढ़ावा ना देते हुए किसको बढ़ावा दिया? ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया। और ब्राह्मण धर्म का सपोर्ट करते हुए, समर्थन करते हुए, उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को फिर से उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया। और इसी कारण से शुंग काल को ब्राह्मण संस्कृति के पुनरुद्धार का काल माना जाता है। क्या बात समझ आई आप लोगों को? फंडा पूरा है ना। तो पूरी कहानी, सिंपल सी कहानी कि भारतीय संस्कृति विशेष रूप से प्रभावित जो है
कई बार, बेसिकली तो कई बार हुई है, लेकिन अशोक की धार्मिक नीति के कारण विशेष रूप से प्रभावित हुई थी। लेकिन अशोक के बाद में, अर्थात मौर्य काल के बाद में जब शुंग और सातवाहन काल आया, तो उसके शासकों ने फिर से भारतीय संस्कृति को प्रभावित करना चालू करा। प्रभावित का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जब अशोक का समय आया, मतलब कि मौर्य सम्राट जब आए, तो उन्होंने ब्राह्मण धर्म की अपेक्षा बौद्ध धर्म का समर्थन करके और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक है, और तो भारतीय संस्कृति उस ओर ढल गई। लेकिन जैसे ही मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और शुंग वंश आया, तो शुंग वंश के शासकों ने पुनः ब्राह्मण धर्म को महत्व देना चालू कर दिया। तो फिर से भारतीय संस्कृति ने पलटी मारी। बस समझ आई? तो ये हलचल को ही हम यहाँ कह रहे हैं भारतीय संस्कृति में विशेष परिवर्तन। बस इतने जो कॉन्सेप्ट को यदि आप समझ गए ना, तो जंग जीत जाओगे यहां पर। ठीक है ना, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेन कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया, पूरा टॉपिक आपकी झोली में आन गिरेगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए अब जरा बात करते हैं मौर्य काल के बाद में भारत की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की थी। तो सुनिएगा, देखिए एक बात आप हमेशा दिमाग में फिट करके रखना, जब भी शासन व्यवस्थाएं बदलती है, मतलब जब वंश बदलते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन जरूर आते हैं, आर्थिक परिवर्तन बहुत कम आते हैं। याद रखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल नहीं आते, बहुत कम आते हैं। ठीक है, आर्थिक परिवर्तन कम आते हैं, बल्कि और वृद्धि ही होती है, उनमें कमी नहीं आती है। लेकिन सामाजिक परिवर्तनों, सामाजिक जो स्थिति होती है ना, वो विशेष रूप से प्रभावित होती है। जब जब वंश शासनकाल चेंज होते हैं, तो किसी, चाहे राष्ट्र कोई सा भी हो, वहां की सामाजिक स्थिति हमेशा परिवर्तित होती है। अब सुनिए ध्यान से, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता ने वैदिक कालीन आर्यों की सामाजिक संरचना को छिन्न भिन्न कर दिया। क्या मतलब हुआ है इसका? जब बौद्ध धर्म बढ़ा आगे, बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ, तो क्या हुआ, हिंदू अर्थात कि ब्राह्मण धर्म के लोग वहां से निकल निकल के और बौद्ध धर्म को ज्वाइन कर रहे थे। तो ये जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई थी, या ब्राह्मण धर्म को महत्व दिया गया था, वैदिक कालीन आर्यों के द्वारा इसको विशेष महत्व करके और इसको स्थापित किया गया था। वैदिक कालीन आर्य, वेदों के समय के जो आर्य थे, जिन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की भारत में, तो उस समय से ही हिंदू धर्म का विशेष वर्चस्व भारत में रहा। लेकिन उसके बाद में बौद्ध धर्म जैसे जैसे लोकप्रिय होता गया लोगों में, वैसे वैसे क्या हुआ, आर्यों की जो व्यवस्था थी ब्राह्मण धर्म की, ये धीरे धीरे बिखरने लगी। बौद्ध धर्म के अंतर्गत न तो जाति प्रथा का महत्व था और ना ही आश्रम व्यवस्था का महत्व था। मतलब सामाजिक व्यवस्थाओं में ही परिवर्तन, जो जितनी भी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें पूरे में परिवर्तन होने लगा, क्योंकि हर व्यक्ति बौद्ध धर्म को पसंद कर रहा था उस समय, क्योंकि उनके नियम इतने कठोर भी नहीं थे, जैन धर्म की तरह इतने नियम कठोर भी नहीं थे, है ना, और हिंदू धर्म की तरह उसमें इतनी ज्यादा रूढ़िवादिता भी नहीं थी। तो इसलिए लोग अपने जीवन को आसान बनाने के लिए बौद्ध धर्म की ओर मूव कर रहे थे। शुंग व सातवाहन शासकों ने समाज पर बढ़ते हुए बौद्ध प्रभाव को रोका और पुनः ब्राह्मण धर्म के अनुकूल सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की। तो अब मेन जो कॉन्सेप्ट है आपका इसमें सामाजिक परिवर्तन की, तो आपको ये पढ़ना है आपको। कौन सा? शुंग और सातवाहन शासक जब आए भारत में, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का जो प्रभाव बढ़ रहा था मौर्यकालीन समय से, उसको रोकना प्रारंभ किया और ब्राह्मण धर्म को फिर से जिंदा करने का प्रयास चालू करा। कैसे? जरा आइए एक पॉइंट टू पॉइंट जरा आगे बढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था, जैसे ही शुंग शासक आए, शुंग काल के शासक आए या सातवाहन शासक आए, उन्होंने फिर से ब्राह्मण धर्म अर्थात कि हिंदू धर्म को बढ़ावा देना प्रारंभ किया। और हिंदू धर्म का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? वर्ण व्यवस्था थी, जो प्राचीन समय से चली आ रही थी। ठीक है, हालांकि ये एक अलग बात है कि वैदिक समय में वर्ण व्यवस्था अलग प्रकार की हुआ करती थी, जन्म के आधार पर नहीं होती थी, वो कर्म के आधार पर होती थी। लेकिन ये चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते क्या हुआ कि कुछ लोगों के लालच के कारण जो है, कुछ लोगों ने इसमें परिवर्तन करते करते इसको जन्म आधारित बना दिया, वर्ण व्यवस्था को। वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं पूरा 100% श्योर हूं कि आप लोगों को पूरी तरह से पता है कि वर्ण व्यवस्था होती क्या है, जिसमें 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, है ना। और चारों के कार्य भी आपको पता ही होंगे। जैसे ब्राह्मण का काम क्या है भाई? अध्ययन करना, अध्ययन करवाना, ठीक है, यज्ञ करना, दान लेना देना, ये सब काम ब्राह्मणों के होते हैं। वही दूसरा जो पोजीशन होती है वो क्षत्रियों की होती है, जिनका काम क्या होता है? युद्ध लड़ना, शासन करना, प्रजा की रक्षा करना। तीसरा स्थान वैश्यों का होता है, जो उद्योगपति होते हैं, व्यापारी होते हैं, है ना, जो कृषि भी करेंगे, पशुपालन करेंगे, वगैरह वगैरह। इसके अलावा सबसे जो नीचे स्थान था वो था शूद्रों का। उनको क्या काम दिया गया था शूद्रों को? ऊपर के जो 3 वर्ण थे, जो ऊपर के 3 वर्ण हैं, इन तीनों वर्णों की सेवा करना। तो ये जो है ना, ये विशेष वापस से अपने वर्चस्व में आने लगा।
वर्ण व्यवस्था फिर से अपना वही रुख वापस भारतीय संस्कृति में या भारतीय समाज में फिर से ये रुख पकड़ने लगी और हिंदू धर्म के लोग फिर से जागने लगे। इसके बाद में बात करते हैं तो आश्रम व्यवस्था। हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था तो जो है इसका कह सकते हैं की पॉइंट है ये आश्रम व्यवस्था। और आश्रम व्यवस्था से भी आप लोग अच्छे से परिचित हो। अभी कौन से आश्रम में हो आप? कितने आश्रम में? 4 आश्रम है, पता है आप लोगों को। एक ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, एक गृहस्थ आश्रम होता है, एक वानप्रस्थ होता है और एक संन्यास आश्रम होता है। अभी कौन से आश्रम में हो आप लोग? ब्रह्मचर्य आश्रम में। जब तक आपका अध्यापन चल रहा है, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता है ना, जब तक आपका किसी है ना जब तक आपका विवाह होकर के आप गृहस्थ आश्रम प्रारंभ नहीं कर देते तब तक आप जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहोगे, जब तक आपका अध्यापन चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि आप 40-50 साल तक भी अध्यापन करते रहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करें। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन, ब्रह्मचर्य आश्रम में होना अलग बात है, उसका पालन करना अलग बात है। संभवतः आज पालन नहीं होता उन चीजों का, क्योंकि बहुत कठोर नियम हुआ करते थे ब्रह्मचर्य आश्रम के। तो ब्रह्म 4 प्रकार के आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है। तो उस समय में मनु ने अपनी मनुस्मृति के माध्यम से पूरे जीवन को ना 4 भागों में बांट रखा था, जिसको आश्रम कहा जाता था। ठीक है, ये चारों आश्रम के नाम है आपके सामने, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। मनु के अनुसार जो है ब्रह्मचर्य आश्रम 8 वर्ष की आयु से स्टार्ट हो जाता था। जैसे ही उपनयन संस्कार, कितने संस्कार होते हैं कमेंट करके बताइएगा मुझे। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं कमेंट में चाहिए मुझे इसका रिप्लाई। ठीक है, तो जैसे ही उपनयन संस्कार होता था बालक का, 8 वर्ष की उम्र में होता था उपनयन संस्कार, उसके बाद से ही उसका ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ हो जाता था। वो अपना घर त्याग करके गुरु के आश्रम में चला जाता था शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम अत्यंत कठोर और अनुशासित होता था। इस आश्रम के दौरान शिक्षा द्वारा उसे एक सुयोग्य नागरिक बनाया जाता था। शिक्षा पूरी होने के बाद में वो विवाह करके और गृहस्थी बसा लेता था, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता था। ये आश्रम व्यवस्था हुआ करती थी। ठीक है ना। इसके बाद में फिर एक अन्य जो है इसका पिलर आता है हिंदू धर्म का, वो था विवाह। विवाह तो शुंग और सातवाहन काल में वैदिक कालीन 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। अब इस बात को आप लोग याद रखिएगा, हिंदू धर्म में या ब्राह्मण धर्म में जो 8 प्रकार के विवाहों का जो प्रचलन प्रारंभ हुआ था ना, वो कहां पर हुआ था? शुंग सातवाहन काल में। कौन से 8 प्रकार के विवाह? कौन से 8 प्रकार के विवाह? ये हालांकि सभी विवाहों पर 8 प्रकार के जो विवाह ना, सबसे ऊंची कैटेगरी का ब्रह्म विवाह, फिर देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस और पेशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह होते हैं। इस पर मैंने प्राचीन इतिहास के अंदर ही इसी सीरीज में मैंने जो है यहाँ पर विवाहों के प्रकार पढ़ाए हैं। आप चाहे तो डिटेल में पढ़ सकते हैं उसको, है ना। और आप अगर शादीशुदा है तो पता लगा लीजिए कि आप 8 में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो, आपको पता चल जाएगा। डिटेल में पढ़ाया है मैंने यहाँ पर एक्चुअल में भारतीय संस्कृति में, इसी वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो लेक्चर, विवाह के प्रकार, जिसमें 8 प्रकार मैंने बताए हैं। संस्कार पर आई थिंक पढ़ाया है मैंने, उसमें 16 संस्कारों के बारे में कंप्लीट बताया है। ठीक है, चलिए छोड़िए। तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन था और ये अपने प्रचलन में आ चुके थे। ठीक है, और ये एक पवित्र कार्य हुआ करता था हिंदू धर्म में। सब विवाहों का जो प्रकार था वो एक पवित्र कार्य था, क्योंकि गृहस्थ जीवन का ये आधार माना जाता था। तो 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार के विवाह का नाम आपको याद होना चाहिए, ब्रह्म, देव, आर्य, प्रजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच, 8 प्रकार के। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा स्त्रियों की दशा, सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या वही स्त्रियों की दशा भी तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखती है ना। तो मौर्य काल के बाद अगर बात करें शुंग या सातवाहन काल में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्त्रियों की दशा इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी मध्यकाल में जाकर के हुई, लेकिन हाँ मौर्य काल से थोड़ी गिरावट जरूर देखी गई है। मौर्य काल में स्त्रियों को जितनी स्वतंत्रता थी, जितने अधिकार थे, उतने अधिकार शुंग वंश में या सातवाहन वंश में नहीं थे। स्त्रियों के कई अधिकार और जो स्वतंत्रताएं थी वो छीन ली गई थी, कम कर दी गई थी। इस अवधि में ब्राह्मणवाद के पुनरुत्थान के साथ सामाजिक संरचनाओं में बहुत ज्यादा बदलाव देखा गया है, जिससे स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकारों में काफी कमी देखी गई थी। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट लिखेंगे कि मौर्य काल में हालांकि स्त्रियों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी थी, सुदृढ़ थी, तो उसके बाद के समय में शुंग और सातवाहन काल में स्त्रियों की दशा बहुत ज्यादा खराब भी नहीं हुई थी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं थी जितनी कि मौर्य काल में हुआ करती थी। ठीक है, उस समय उनके स्वतंत्र अधिकारों में काफी कमी देखी गई है।
चलिए, इसके अलावा स्वतंत्रता अधिकार, जैसे कि मान लो कि स्वतंत्रता के धार्मिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता, शिक्षा की स्वतंत्रता, राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की स्वतंत्रता, कई सब प्रकार की, ठीक है। अधिकारों की बात करते तो कई अधिकार और कई स्वतंत्रता उनकी थोड़ी कम हो चुकी थी। चलिए, इसके अलावा वस्त्र आभूषण की बात करें तो वस्त्र आभूषण मतलब कि किस प्रकार का ओढ़ना पहनना था उन लोगों का। तो साधारण जनता जो है सूती कपड़े पहनती थी, धनी जो लोग थे वो रेशमी कपड़े पहनते थे। भाई आज भी तो यही चलन है ना। साधारण जनता सूती कपड़े और जो धनी व्यक्ति था वो रेशमी कपड़े पहना करते थे। और उस समय जो है स्त्री पुरुष दोनों ही गहनों का प्रयोग भी करते थे, गहने भी आभूषण भी पहनते थे। तो ये विशेष परिवर्तन देखा हमने सामाजिक क्षेत्र में कि भारत में मौर्य काल के बाद में सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। अब जरा कुछ बात कर लेते हैं आर्थिक क्षेत्र की, आर्थिक स्थिति की, कि आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन जरूरी है वो भी। तो आर्थिक क्षेत्र में जैसा मैंने आपको प्रारंभ में क्या बताया था कि शासन काल जब बदलते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में ही विशेष परिवर्तन होते हैं, आर्थिक क्षेत्र में विशेष परिवर्तन नहीं होते। थोड़े बहुत होते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं होते, वो थोड़े बहुत ही। चलिए आइए देख लेते हैं भाई कृषि के क्षेत्र में क्या मामले थे, जरा समझते हैं इसको। कृषि के क्षेत्र में क्या हाल था, तो मौर्य काल की तरह कृषि ही शुंग काल में भी जो है जीवन यापन का मुख्य आधार बनी हुई थी, है ना। मौर्य काल में भी कृषि ही जीवन यापन का मुख्य आधार थी। तो शुंग काल में या कहें कि सातवाहन काल में भी कृषि को ही विशेष महत्व दिया जाता था। जो भूमि होती थी उस पर किसानों का अधिकार होता था, ये विशेष बात है। किसानों का अधिकार होता था किस पर, भूमि पर जिसपे वो खेती करता था। राजा संपूर्ण भूमि का संरक्षक माना जाता था, संरक्षक, मालिक नहीं, संरक्षक। मालिक कौन होगा, किसानों का। कृषकों को भूमि कर के रूप में उपज का 1/6 भाग राज्य को देना पड़ता था, 1/6 भाग, जो कि अनुचित नहीं था, उचित ही था। सामान्यतः कृषि के मामले में राजा हस्तक्षेप नहीं, सामान्य रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। सामान्य रूप से जब कोई वाद विवाद खड़े होते थे तो फिर राजा का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में अन्य में मुद्राओं की अगर बात करें तो मुद्राओं में भी इस समय कई प्रकार की मुद्राएं प्रचलन में आई। शुंग वंश के समय में सोने के सिक्के भी हुआ करते थे, वहीं चांदी के सिक्के भी हुआ करते थे, इसके अलावा तांबे के सिक्के भी हुआ करते थे। तो ये 3 प्रकार के विशेष सिक्के चला करते थे, है ना। 3 प्रकार के विशेष सिक्के उस समय मुद्राओं के रूप में चलते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रय विक्रय का काम अब वस्तु विनिमय के द्वारा नहीं बल्कि मुद्रा के द्वारा हो रहा था। सोने के सिक्के थे इस समय, सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलते थे, इनके आधार पर ही व्यापार चलता था, है ना। इसके अलावा बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो वो है व्यापार। जरा व्यापार पर, तो व्यापार के मामले में भी भारत की स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, और ये तो मौर्य काल से ही थी, मौर्य काल के समय से सुदृढ़ थी। व्यापार के मामले में अच्छी स्थिति मतलब क्या हुआ कि भाई आंतरिक व्यापार तो ठीक ही ठीक है, क्या विदेशी व्यापार भी होता था उस समय, तो जी हाँ होता था। भारत का मिस्र के देशों के साथ में सिकंदरिया, रोम, चीन, जावा, सुमात्रा, बर्मा आदि आदि देशों के साथ में विदेशी व्यापार उनका होता था। विदेशी व्यापार करने के लिए जो जमीनी स्तर पर होता था वो तो अलग ही है, बाकी समुद्री मार्ग से भी व्यापार होता था, और उसके लिए बड़े बड़े बंदरगाह बनाए गए थे, जैसे कि भड़ोच का बंदरगाह, सोपारा, कल्याण का बंदरगाह, बस समझ आए आपको। तो बड़े बड़े बंदरगाह भी थे, है ना। तो कई वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, कई वस्तुएं निर्यात होती थी, कई वस्तु आयात भी होती थी, लेकिन निर्यात में भारत बहुत फेमस था। भारत की बनी हुई वस्तुएं बहुत ज्यादा प्रचलित थी उस समय में। ऐसे थोड़ी ना अंग्रेज भारत आ गए थे, भाई अंग्रेजों को भी तो सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा गया उसको। जब सोने की चिड़िया की चमचमाहट अंग्रेजों ने देखी यूरोप से, तो यूरोपीय लोग भारत आने से रुक नहीं पाए अपने आप, है ना। इसके अलावा अगर बात करें, डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है इतना, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी देखा है कि 5 पॉइंट हमने देखे सामाजिक स्थिति के बारे में, और 3 पॉइंट देखे हैं आर्थिक स्थिति के बारे में कि भारत पर की आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी मौर्य काल के बाद में। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस से फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से बोल सकता हूं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से लेक्चर ले रहे हैं, 1 बाय 1 सभी टॉपिकों को अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको किसी टॉपिक को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो ना आ रही होगी। अगला टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य की स्थापना। इंपॉर्टेंट टॉपिक आप खुद ही जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त साम्राज्य पर अगला सेशन होने वाला है, ओके। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की लिंक, नोट्स की लिंक डाल दी है, आप ले सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप सबकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर करके बार बार रिक्वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, अवेलेबल है लिंक, तो जाइए
वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जैसे लिंक पे क्लिक करोगे आप, व्हाट्सअप लिंक क्लियर लिखा हुआ है ना, व्हाट्सअप टेलीग्राम सबके अलग अलग लिंक दी गई है। व्हाट्सअप लिंक पर क्लिक करोगे तो व्हाट्सअप वाले सेशन में पहुंच जाओगे, जो वहां पर ग्रुप रहेगा, ज्वाइन का बटन आएगा, ज्वाइन कर दीजिए, सब कुछ फ्री है, ज्वाइन कर जाओगे आप मेंबर बन जाओगे ग्रुप के। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का भी यही फंडा है, सेम टू सेम है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। हाँ, प्रज्ञान हिंदी को विजिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो। और आज नहीं करोगे कल करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस सब के अलावा सेशन अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दें यार। और चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं और आपने अब तक अगर लास्ट तक बने हुए हो, मतलब कि आपको अच्छा लगा सेशन, समझ आया है, तो ही आप लास्ट तक रुके हो। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक मोबाइल तक पहुंच जाए। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।